हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भूषणपुर कहकर एक गांव में कचौरी नाथ नामक एक गरीब आदमी रहता है, जो गांव में पिछले 23 सालों से मोट कचौरी बेच रहा होता है। उसके ढाबे की फेमस मोट कचौरी खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट मोट कचौड़ी बनाते हो भाई कचौरी नाथ जी। सच में तुम्हारी मोट कचौरी जैसा ओरिजिनल स्वाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एकदम सही कह रहा है पिंटू। कचौरी नाथ के मोट कचौरी का कोई तोड़ नहीं है, इसीलिए तो पिछले 23 सालों से हम सबके दिलों पर राज कर रहे हैं ये। धन्यवाद धन्यवाद। कचौरी नाथ का एक नौजवान बेटा होता है जिसका नाम मन्नू होता है। मन्नू अपने पिता के ढाबे पर उन्हें मोट कचौरियां बनाते हुए देखता रहता है और उनसे मोट कचौरियां बनाना सीखता है। अरे मन्नू बेटा, अपनी कॉलेज की पढ़ाई तो कर ले, क्यों यहाँ ढाबे पर चला आता है? पापा, मुझे आपको मोट कचौरी बनाते देख अच्छा लगता है और मैं भी आपकी तरह मोट कचौरी बनाना चाहता हूँ। अरे बेटा, पढ़ाई लिखाई कर, ये सब मत कर। नहीं पापा, मैं पढ़ाई तो करता ही हूँ, लेकिन किसने कहा है कि पढ़ लिख कर ही व्यक्ति सफल बन सकता है? आप 23 साल से पूरे गांव में मशहूर हो, आपने तो मोट कचौरी बेचकर इतनी सफलता प्राप्त की है। ये बात भी सही है बेटा। मन्नू पढ़ाई में कम नहीं था, वो पढ़ाई भी अच्छे से ही किया करता, लेकिन उसे अपने पापा की तरह मोट कचौरी बनाना सीखना था और उसके लिए वो रोज प्रयास करता रहता। और एक दिन आखिरकार वो अपने घर पर अपने पापा की तरह मोट कचौरी बना ही लेता है। उसकी माँ कलावती और बहन ज्योति उसके हाथ की बनी मोट कचौरी खाकर कहते हैं, हाँ मन्नू भैया, आपने तो हूबहू पापा की तरह ही मोट कचौरी बनाई है। हाँ सच में मन्नू बेटा, बहुत ही बढ़िया बनी है ये कचौरियाँ। बहुत खूब बेटा, तुमने आखिर करके दिखा दिया। मन्नू पढ़ लिख कर एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी के लिए शहर चला जाता है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एक दिन गांव से उसकी छोटी बहन ज्योति का फोन आता है। हाँ ज्योति, बोलना, कैसी है तू? और माँ पापा, वो दोनों ठीक है ना? पापा का ढाबा कैसा चल रहा है? मन्नू भैया, पापा नहीं रहे, उन्हें हार्ट अटैक आया है, वो हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। क्या? मन्नू तुरंत ट्रेन में सवार होकर अपने गांव आता है और अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। मन्नू को अब अपनी माँ और बहन के लिए गांव में रुकना जरूरी था और साथ ही कचौरी नाथ के जाने के बाद अब ढाबे को संभालने वाला कोई बचा ही नहीं था। इसीलिए वो ढाबे पर मोट कचौरी बेचने जाता है और मोट कचौरी खाकर ग्राहक बहुत खुश हो जाते हैं। वाह मन्नू, तुम तो बिल्कुल कचौरी नाथ के जैसे मोट कचौरी बनाते हो। कचौरी नाथ की याद तो हमेशा हमारे साथ रहेगी, लेकिन तुमने अपने पिता के ढाबे को, उनके कला को बरकरार रखा। बहुत खूब बेटा। वाकई में मन्नू, भगवान तुम जैसा बेटा हर पिता को दे, कचौरी नाथ की आत्मा को शांति मिले। मन्नू के आने से अब ढाबे पर और ज्यादा ग्राहक बढ़ने लगते हैं। मन्नू मोट कचौरी के साथ अलग अलग प्रकार की चटनी भी बनाकर बेचता है और ग्राहकों को वो सब खूब आकर्षित करता है। ज्योति और कलावती को मन्नू पर बहुत गर्व महसूस होता है। मन्नू बेटा, तूने अपने पिता की शान को कायम रखा, उनके 23 साल पुराने ढाबे को कायम रखा। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा, यूं ही तरक्की करते रह। पापा आपकी तरक्की देखकर बहुत खुश होंगे मन्नू भैया। हाँ माँ और ज्योति। माँ, अब जब मैं यहाँ ढाबे के जरिए ही ढेर सारे पैसे कमा रहा हूँ तो मैं शहर की नौकरी छोड़ रहा हूँ। यहाँ गांव में आप दोनों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। लेकिन बेटा। माँ, मैं जो कह रहा हूँ एकदम सही कह रहा हूँ, मेरा भरोसा कीजिए। कलावती और ज्योति मन्नू की बात मान जाती हैं और मन्नू अपनी शहर की नौकरी छोड़कर गांव में ही रहने लगता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नौजवान आता है जो मोट कचौरी ठेला लगाकर मन्नू जैसी मोट कचौरी बेचने लगता है। उसका नाम कल्लू चंद होता है। अब मैं इस गांव में मोट कचौड़ी बेचूंगा। सुना है इस गांव के लोग मोट कचौड़ी खाने के बहुत ही शौकीन हैं। माना कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले से ही 23 साल पुराना मोट कचौड़ी ढाबा है इस गांव में। लेकिन कल्लू चंद किसी से डरता नहीं है और ना ही हार मानता है। मैं अब ऐसी चाल चलूंगा कि उस मन्नू मोट कचौरी वाले के ढाबे का नामो निशान मिट जाए और सारे गांव वाले मेरे ही ठेले के मोट कचौरी खाने आ जाएं। कल्लूचंद गांव में बुरे इरादों के साथ आया था।
वो रात में मन्नू के मोट कचौरी ढाबे को आग लगा देता है और अगली सुबह जब मन्नू अपने ढाबे को राख हुए देखता है तब उसकी जान निकल जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पापा का 23 साल पुराना ढाबा, मेरे पापा की धरोहर। संभालिए अपने आप को भैया। मन्नू पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि उसके लिए ना सिर्फ ढाबा जलकर राख हुआ था बल्कि उसके पिता का 23 साल पुराना ढाबा, उनकी धरोहर जलकर राख हो चुकी थी। ज्योति और कलावती भी बहुत दुखी हो जाते हैं। वहीं ये होने के बाद मौके पे चौका मारते हुए क्रूर कल्लूचंद गांव में मोट कचौरी बेचने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसके ठेले पर नहीं आते और जो इक्का दुक्का ग्राहक आते हैं वो उसके हाथ की बनी मोट कचौरी खाकर उसे थूक देते हैं। यो, ये कितनी घटिया मोट कचौरी बनी है। मन्नू और कचौरी नाथ जैसी मोट कचौरी कोई माई का लाल नहीं बना सकता। अरे सच में, इससे अच्छा तो मैं कड़वा करेला खा लूं, लेकिन कुल्लू चंद, तुम्हारे ठेले की मोट कचौड़ी 1% भी अच्छी नहीं है। कल्लूचंद को उन दोनों ग्राहकों का बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। इतनी बड़ी चाल चलने के बाद भी मेरे ठेले पर ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं। कल्लूचंद अगले दिन गांव में मन्नू का नया ठेला खुला हुआ देखता है। अब मन्नू ठेले पर मोट कचौरी बेच रहा था और उसके ठेले के बाहर ढेर सारे ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई थी। ये दृश्य देख कल्लूचंद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या, इस मन्नू के बच्चे ने तो ठेले पर मोट कचौड़ी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तेरी खुशियों को मैं ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगा मन्नू। मैं तुझे बर्बाद करके ही रहूंगा। कल्लूचंद उसी रात मन्नू के घर में घुसकर उसके रसोई के कमरे में रखे मोट कचौरी के सारे सामान में मिलावट करता है और वहां से भाग जाता है। और अगले दिन जब मन्नू मोट कचौरी बेचने आता है तभी कल्लूचंद उसे एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है। मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब ये मिलावट वाली मोट कचौड़ी खाकर सब के सब एक के बाद एक बेहोश हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए उनका ऊपर जाने का बुलावा आ जाएगा, क्योंकि मैंने मोट कचौड़ी के सामान में जहर जो मिलाया है। मन्नू, अब तो तू गया। लेकिन कल्लूचंद को ये देख हैरानी होती है कि सभी ग्राहक बड़े ही चाव से मोट कचौरी खाते हैं और किसी को कुछ नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? तभी वहां पीछे से 2 पुलिस आकर कल्लूचंद के हाथों में हथकड़ी पहनाते हैं और उसे जोरदार थप्पड़ भी लगाते हैं। और वहां पर मन्नू आता है और मन्नू भी कल्लूचंद को थप्पड़ मारता है। कमीने मूर्ख आदमी, तूने मेरे पापा की आखिरी निशानी, उनका ढाबा जलाया। तूने मेरे सामान में जहर की मिलावट की। तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बहन ज्योति ने छुपके से तुझे कल रात को देख लिया और हमने सारे सामान को अलग कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, इस नालायक निकम्मे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। पुलिस कल्लूचंद को गिरफ्तार करके ले जाती है और उस दिन के बाद मन्नू ठेले पर मोट कचौरी बेचकर खूब पैसे कमाता है और अपने पापा के ढाबे की जगह पर अपना नया ढाबा बनाता है और जीवन में खूब आगे जाता है। नारायणपुर कहकर एक गांव में संपत नामक एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ उषा के साथ रहता था। वो गांव में एक छोटे से ठेले पर कढ़ी चावल बेचता था। उसके हाथ के स्वादिष्ट कढ़ी चावल पूरे गांव में मशहूर थे। आहा, सुबह सुबह तेरे हाथ के ये बढ़िया कढ़ी चावल खाकर मजा ही आ गया यार संपत। तू कमाल है मेरे भाई। इन कढ़ी चावल में कुछ है जो एकदम अलग और एकदम हटके है, इसलिए ऐसे खाने में बहुत मजा आता है। और ऐसे अनोखे और कमाल के कढ़ी चावल तो केवल हमारा संपत ही बना सकता है यारा। धन्यवाद भाई साहब, ये लीजिए आपके एक्स्ट्रा पार्सल कढ़ी चावल। संपत कढ़ी चावल बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। उसका हमेशा से एक सपना होता है कि वो गांव में अपना एक ढाबा खोलेगा, जिसके लिए वो हर रोज पैसे इकट्ठा करता था। अब बस थोड़े ही पैसे बाकी हैं, उसके बाद ये गुल्लक भर जाएगा और फिर मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा। हाँ बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ है मेरे लाल। तेरा ढाबा खोलने का सपना जरूर पूरा होगा, देखना तू। संपत कुछ महीनों बाद पूरे पैसे जोड़ लेता है और वो गांव में अपना ढाबा खोलता है, जिसका नाम वो संपत का कढ़ी चावल ढाबा रखता है। आखिरकार मेरा ढाबा तैयार हो ही गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे अब तो हम आराम से तुम्हारे ढाबे में बैठकर कढ़ी चावल खाने का आनंद ले सकते हैं। हाँ संपत, अब तो मैं दिन रात तुम्हारे ढाबे में ही पड़ा रहूंगा।
क्योंकि तुम्हारे कढ़ी चावल की बात ही ऐसी है कि कोई उसे चाहे 1000 बार भी खा ले उसका मन ही नहीं भरेगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी भाई साहब। संपत के ढाबे पर अब दिन ब दिन ग्राहकों का आना जाना बढ़ जाता है। हर सुबह 7 बजे से ही उसके ढाबे पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है। उषा को अपने बेटे को यूं तरक्की करते हुए देख बहुत अच्छा लगता है और वो गर्व महसूस करती है। संपत बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस होता है। तूने साबित कर दिखाया कि अगर कोई सपना देख सकता है तो उसे पूरा भी कर सकता है, फिर चाहे आप कितने भी गरीब क्यों न हो। हाँ माँ। अब बस जल्दी से मेरे लिए एक बहू ले आ। तू तो दिन भर ढाबे पर रहता है और सांझ होने के बाद ही घर आता है, लेकिन यहाँ तेरी बूढ़ी माँ दिन भर अकेली ही रहती है। शादी कर ले बेटा जल्दी। हाँ माँ, मैं अब आपको और ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैंने हनुमान मंदिर के पंडित जी से कहा है कि मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढे। पंडित जी कुछ दिनों बाद संपत को एक लड़की से मिलवाते हैं जिसका नाम काया होता है। काया और संपत पहली मुलाकात में ही एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और उषा को भी काया बहुत पसंद आती है और कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म अदरक और कुटे हुए मसाले की चाय। और संपत ये लो, मैंने तुम्हारा कुर्ता सिल दिया है और इससे और भी सुंदर बना दिया है। धन्यवाद बहू, तू सच में बहुत अच्छी है। अरे वाह काया, ये कुर्ता तो एकदम नया का नया लग रहा है। बहुत सुंदर। धन्यवाद काया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सच में बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुम बीवी के रूप में मिली। और मैं आप दोनों से भी ज्यादा भाग्यवान हूँ जो मुझे आप दोनों मिले, पति और सास के रूप में। संपत ढाबे के काम को संभालता और काया घर पर उषा का ध्यान रखती। एक दिन संपत जब शाम को ढाबे से घर लौटता है तभी वो देखता है कि उषा घर के बाहर आंगन में बैठकर रो रही है और सारा सामान बाहर फेंक दिया गया है। बहू, ऐसा मत कर। मैं और मेरा संपत, हम दोनों कहाँ जाएंगे? ये क्या माँ, ये सब क्या है काया? ये सब क्या है मतलब? अब जब मैं इस घर की मालकिन हूँ तो मैं तो तुम दोनों माँ बेटे को यहाँ से बाहर निकालूंगी ही ना। क्या? ये तुम क्या कह रही हो काया? हाँ मेरे प्यारे पतिदेव, मैंने धोखे से तुम्हारा घर और तुम्हारा ढाबा अपने नाम कर लिया है। तुम जब गहरी नींद में घोड़े बेचकर सो रहे थे तब मैंने जायदाद के कागजों पर तुम्हारे अंगूठे के छापे छपवाए और उसी के साथ जो कुछ भी तुम्हारा था सब मेरा हो गया, घर भी और ढाबा भी। उषा और संपत काया का ये भयंकर रूप देखकर चौंक जाते हैं। इतना बड़ा धोखा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी काया। ये तूने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। अब हम कहाँ जाएंगे बहू? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। इस भरी बरसात में हम कहाँ रहेंगे? मैं नहीं जानती, जहाँ जाना है जाओ। तुम दोनों जियो या मरो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो अब मुझे मिल चुका है। बेचारे संपत को अपनी बूढ़ी माँ के साथ सारा सामान उठाकर भरी बरसात में निकलना पड़ता है। वो दोनों उस भीषण बारिश में भीग भीग कर जाते हैं। पानी उनके गले के ऊपर जाने लगता है। अब हम कहाँ जाएंगे संपत बेटा? पता नहीं माँ, कहाँ जाएं? अब इस गांव में कुछ बचा तो है नहीं हमारा, इसलिए अब हमें इस गांव को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। संपत और उषा दोनों गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं और वहां पर हाईवे के पास एक झोपड़ी बांधकर वो दोनों उसमें रहने लगते हैं। संपत एक रेस्टोरेंट में काम करने लगता है और वो पैसे कमाते हुए फिर से पैसे जोड़ने लगता है ताकि वो एक नया ढाबा खोल सके और शहर में अपना जीवन एक नए तरीके से शुरू कर सके। एक बार मैंने ठोकर खा ली, लेकिन अब अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा और अब हिम्मत हारे बिना मैं आगे जाऊंगा और खूब तरक्की करूंगा। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है संपत। संपत रोजाना ढाबे पर ओवर टाइम करके एक्स्ट्रा पैसे कमाता। वहाँ गांव में क्रूर काया ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगती है। संपत ढेर सारे पैसे जोड़ लेता है और वो शहर में अपना ढाबा खोलता है और कड़ी चावल बेचने लगता है। अरे वाह, ऐसी देसी और लज्जतदार कड़ी चावल तो शहर में पहले कभी नहीं खाई मैंने। मजा ही आ गया मुझे तो। वाकई में ये कड़ी चावल एकदम बेस्ट बने हैं। धन्यवाद भाई साहब, बहन जी। ऐसे ही मेरे ढाबे पर आते रहिए और कड़ी चावल खाते रहिए। धीरे धीरे संपत का शहर के कड़ी चावल ढाबा बहुत मशहूर होने लगता है और उसकी कमाई दिन ब दिन बढ़ने लगती है।
संपत बहुत खुश था, लेकिन उसकी तरक्की से उसका पुराना ढाबे वाला मालिक पन्ना लाल उससे जलने लगता है। इस कमीने ने मेरे ढाबे पर काम किया और पैसे जोड़कर अब खुद का ढाबा खोल दिया है और अब मेरे ढाबे के लिए मुसीबत बन गया है। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मुझे इसके कारण अपना ढाबा बंद करने की नौबत आ जाएगी। लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे मालिक? रात में इसका एक्सीडेंट करा दो, हाथ पांव टूटेंगे, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी और सारे पैसे उसी में चले जाएंगे। अरे वाह वाह, ये भी बढ़िया आइडिया है। पन्नालाल और उसका नौकर रात में घर जा रहे संपत का एक्सीडेंट कराने के लिए उसके सामने ट्रक लेकर आ जाते हैं, लेकिन वक्त रहते ही संपत रोड के सेंटर से साइड हो जाता है और उसकी जान बच जाती है और गाड़ी का ब्रेक फेल होने के कारण खुद पन्नालाल और उसका नौकर खाई में गिर जाते हैं। वहीं गांव में भी काया सारे पैसे उड़ाकर कंगाल हो जाती है और उसके पास कुछ नहीं बचता। अंत में जिन जिन लोगों ने संपत के साथ बुरा किया, उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। संपत अपने कढ़ी चावल ढाबे से ढेरों पैसे कमाता है और शहर में और भी आउटलेट्स खोलता है और खूब आगे जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।